हाय गाइस, आई होप आपको रान बाजार सीरीज का डिटेल एक्सप्लेन देखकर मजा आ रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके तीसरे एपिसोड की ओर। एपिसोड का नाम है गुरु दक्षिणा। ये है एपिसोड नंबर 3। शुरुआती सीन में ज्वाइंट सीपी राव साहेब यादव, सीएम शिंदे इनके संग उनके बंगले पे ऑपोजिशन लीडर सयाजी पाटिल इनके हनी ट्रैप और मर्डर केस को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं। सीएम शिंदे इनके मुताबिक इस मामले को जल्दी सुलझाना जरूरी है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आई तो राज्य की इमेज के साथ साथ और पॉलिटिक्स का स्टेटस ये दोनों डैमेज हो जाएंगे। आप उस लड़की और टेप को कैसे भी करके आज के आज ही हासिल कर लो। बातों में राव साहब उन्हें बताते हैं कि गुजरे हुए पाटिल सर के रूम में वायग्रा की टैबलेट मिली थी, जिसमें से 2 गोलियां गायब थी। इसे अपने पास ही रखा है मैंने, शायद इस ओवरडोज की वजह से ये हुआ होगा। फिर सीएम उन्हें सर्च ऑपरेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए बोलकर जाने के लिए कहते हैं। उधर आयशा रत्ना के साथ अपने घर पर रात बिताती है। अगले दिन सुबह उठने पर वो देखती है कि रत्ना बाथरूम में टब में बैठी हुई है, और जब वो आयशा को झांकते हुए देखती है तब उसे बोलती है, तेरे घर का स्विमिंग पूल तो एकदम मस्त है। इसके बाद बाहर आकर रत्ना आयशा से पूछती है कि तू तो बाहरी एरिया में रहती है, तेरा घर भी पॉश है, तू एक टाइम का कितना लेती है बताना। जिस पर आयशा एक वियर्ड सी रिएक्शन देकर सामने वाले वॉल को देखती रहती है। आयशा के फेमस बॉलीवुड एक्टर के साथ फोटोज देखकर रत्ना बोलती है, तू हीरोइन है क्या? उस पर आयशा बोलती है, बनना तो चाहती हूँ, फिलहाल स्ट्रगलर हूँ। फिर रत्ना को बोलती है, फिर तुझे कल पुलिस ने क्यों पकड़ा? इसके बाद आयशा टीवी चालू करती है और वहां अपोजिशन लीडर सयाजी पाटिल इनके डेथ की न्यूज देखती है। इसके बाद वो इसे रिलेट कर लेती है कि कल रॉयल होटल में भी कोई पॉलिटिशियन रुका था, क्योंकि वहां बहुत पुलिस फोर्स थी। कहीं वो ये तो नहीं थे, इनके लिए तो मेरे पीछे पुलिस नहीं ना पड़ी। वहीं दूसरी ओर पुलिस आयशा के मिले फोन के सिम का एड्रेस ट्रेस करके उसके घर पहुंचती है, पर उन्हें वहां आयशा सिंह नाम की दूसरी कोई टीनेजर लड़की मिलती है, जिसके पेरेंट्स आर्मी से होते हैं। इंक्वायरी के बाद पुलिस समझ जाते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज यहाँ हुआ है। पलांडे अपने सीनियर को मिलके ये सब बताते हैं। साथ में वो ये भी बताते हैं कि कल जो आपको कॉल आई थी वो नंबर भी सैंपल कार्ड से किया था, और वो मरीन लाइंस एरिया का लास्ट लोकेशन कल रात से दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर अपोजिशन लीडर सयाजी पाटिल इनकी पीए उनके दामाद से मिलते हैं, और वो उन्हें सयाजी सर के सपोर्टर्स की लिस्ट देती है और साथ में बेनामी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स भी देती है। वो साथ में उन्हें यह भी एडवाइस करती है कि अगर प्रेरणा ताई पार्टी को लीड करेंगे तो सब एंगल से बेटर होगा। वो अपने काम से परमानेंट विदा लेकर अपने माँ के साथ पुणे सेटल होने की बात भी करती है, जिस पर पाटिल जी के दामाद मना करके उन्हें प्रेरणा ताई के पीए के रूप में ही हमें आप ही चाहिए ऐसा बताते हैं। दूसरे सीन में आयशा रत्ना को बोलती है कि मेरा फोन पुलिस स्टेशन में ही छूट गया है और कल मेरा एक वीडियो एल्बम शूट है, उस पर कॉल भी आएगा। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी वहां के कांस्टेबल से पहचान है ना, तो कुछ करो, कितना भी पैसा लगे पर मुझे मेरा फोन ला कर दो। जिस पर रत्ना शुरुआत में तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, पर आयशा के कितने भी पैसे लगे इस स्टेटमेंट के बाद वो सीरियस हो जाती है। पुलिस स्टेशन में रखे आयशा के फोन पर उसके शूट वाले लोकेशन से कॉल आता है, जिसे वहां की एक लेडी कांस्टेबल अटेंड करती है और वो आयशा की एक्टिंग करके बात करती है। वो बातों बातों में शूटिंग का लोकेशन और पिकअप कार कौन से एड्रेस पे आएगी ये भी जान लेती है। पुलिस उस इंफॉर्मेशन के जरिए मुंबई के लोखंडवाला एक पॉश एरिया के एक बिल्डिंग में चली जाती है। वहां के सिक्योरिटी से वो जान लेते हैं कि आयशा सुबह ही किसी कार में बैठकर बाहर गई है। उसके फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर खोलने के बाद पुलिस को मेकअप का सामान, कपड़े, दारू के 2 ग्लास, आयशा के बॉलीवुड स्टार के साथ कुछ मॉर्फ की गई फोटोज, उसने कल रात पहने लाल कपड़े और उसके साथ एक गन का खाली कवर भी मिलता है। वहां के नाइट ड्यूटी वॉचमैन के जरिए वो ये जानते हैं कि वो कल रात को 4 बजे घर आई थी। उस सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास बंद होते हैं, जिस वजह से वो किसके साथ आई थी ये नहीं जान सकते। पलांडे वहां रॉयल होटल के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करते हैं। वहां 20 नंबर फ्लोर वीआईपी होने के कारण वहां सीसीटीवी नहीं लगाया है, ऐसा उन्हें वहां का स्टाफ बताता है। आयशा के फोन को अनलॉक करके वो उसमें से लास्ट डायल नंबर्स और मैसेजेस वाले लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं।
जिसमें कोई कास्टिंग डायरेक्टर होता है, कोई फोटोग्राफर होता है, एक आदमी तो जिगिलो भी होता है जिसे जरूरत पड़ने पर आयशा बुलाती थी। कोई इंडस्ट्री में साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के भी नंबर होते हैं। ये सब इतना ही बताते हैं कि वो एक दिल्ली बेस्ड मॉडल थी और हजारों लड़कियों की तरह इस फिल्मी दुनिया में अपना लक आजमाने आई थी। वो लोखंडवाला में जिस फ्लैट में रेंट पर रहती थी, उसके मकान मालिक से पुलिस पूछताछ करती है, पर वो बताता है कि मुझे अच्छा रेंट मिल रहा था, इसीलिए मैंने उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया और ना ही उसके कोई डॉक्यूमेंट्स लिए। काम वाली बाई भी बताती है कि मुझे वो महीने के बहुत कम मिलती थी और 10 दिन के काम के लिए मुझे महीना भर का पगार देती थी। कोई लीड न मिलने की वजह से पुलिस फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो आयशा के आज के शूटिंग लोकेशन पर भी जाते हैं, पर वहाँ उन्हें प्रोड्यूसर मिलता है जो बोलता है, कौन आयशा? ऐसे नाम के दिन में 10 लड़कियां मुझे आकर मिलती है, मैं किस किस का नंबर सेव करूं और ध्यान में रखूं? आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? जिस पर पुलिस कुछ नहीं, रूटीन इंक्वायरी बोलकर निकल जाते हैं। वहां से निकलते वक्त पलंडे प्रोड्यूसर से बोलते हैं कि आपको कई मॉडल्स के कॉल आते हैं, कभी किसी को हमसे भी मिलवा दो। इसके बाद कुछ लीड मिले, इसलिए पुलिस रॉयल होटल के स्टाफ से पूछताछ शुरू करते हैं। वहां के वेटर बताते हैं कि पाटिल सर ने आखिर में 2 प्लेट चिकन, वाइन के 2 ग्लास ऑर्डर किए थे, जिससे रूम में कोई और भी होने की बात पुलिस को कंफर्म होती है। सीसीटीवी के फुटेज से पुलिस जान लेती है कि जिस वक्त आयशा रॉयल होटल में एंटर हुई थी, तब उसे सयाजी पाटिल, इनका एक दूसरा पीए, देख रहा होता है। इसका मतलब उसका और आयशा का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ये बात पलंडे तुरंत राव साहेब को बताते हैं। राव साहेब इस पर बताते हैं कि तुम डायरेक्ट इंक्वायरी मत करो, पहले इन दोनों के नंबर्स पे कोई कॉल हुए थे क्या ये देखो, और फिर उन्हें मैंने बुलाया है ऐसा बताओ। दूसरी ओर प्रेरणाताई अपने पार्टी की डोर पिता के गुजरने के बाद संभाल लेती है। अपने पिताजी की अधूरी रह गई यात्रा को अब वो पूरी करेगी, ऐसा बताकर अब वही पार्टी का अगला सीएम का चेहरा होगा, ये वो साबित कर देती है। सब चीजों को कंफर्म करके जब पलांडे उस पीए को प्रेरणाताई के सभा में मिलता है और बोलता है कि आपको राव साहेब ने मिलने बुलाया है, तब वो पीए बड़े ही अकड़ के साथ पलांडे को जवाब देता है कि तुमको और तुम्हारे राव साहेब को अभी आगे से हमारे सामने ही झुकना है। हमारी अगली सीएम देखो कैसे कॉन्फिडेंस से भाषण दे रही है। अगर अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो मैं तुम्हारे आने की बात प्रेरणाताई को बता दूंगा। इसके बाद उसे मन ही मन में गाली देते हुए पलांडे वहां से निकल जाते हैं। पुलिस की दूसरी टीम आयशा के खोज में लगी होती है। उन्हें आयशा के मोबाइल पे उस दिन किसने रॉयल होटल आने को कहा था, उस आदमी का नंबर ढूंढ लेती है। वो सिम कार्ड के डिटेल्स के जरिए वो एक गरीब मजदूर तक पहुंचते हैं जिसके पास फोन भी नहीं होता है। मतलब फिर से फेक डॉक्यूमेंट्स मिसलीडिंग हुई थी। आयशा के सेट पे तफ्तीश कर रही पुलिस को वहां के प्रोड्यूसर बोलते हैं, सर आप प्लीज ये सब बंद कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। आखिर में हेल्पलेस सिचुएशन के साथ राव साहेब फिर से सीएम से मिलने जाते हैं। सीएम उन पर गुस्सा होते हैं कि इतनी फोर्स और पावर्स होने के बाद आपके हाथ खाली क्यों है। राव साहेब बोलते हैं, सर सब अनऑफिशियल वे में करना पड़ रहा है, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, ओपनली बात भी नहीं कर सकते, क्या करें। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट का एक कस्टडियल डेथ केस में सस्पेंडेड ऑफिसर्स है जिसका नाम चारू मोकाशी है। इसको क्या हम वापस फोर्स में ले सकते हैं? जिस पर सीएम चौंक जाते हैं क्योंकि वो अभी अंडर ट्रायल होता है और रिहैब में अपनी सजा भुगत रहा होता है। राव साहेब उन्हें बताते हैं कि मुझे विश्वास है कि वो इस केस को चंद दिनों में ही निपटा देगा। उसका खबरियों का नेटवर्क डिपार्टमेंट में सबसे स्ट्रांग है। उसके हिस्ट्री को देखकर आप कोई टेंशन मत लो, मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। फिर सीएम उसे इस केस में अनऑफिशियली इन्वॉल्व करने को बोलते हैं और सब मामला सुलझ जाने पर उसके केस को दबा देने की बात को भी मान जाते हैं। पर वो राव साहेब को वार्न करते हैं कि अगर तुमने वो रिकॉर्डिंग समय रहते मेरे पास सबमिट नहीं किया तो चारू के साथ साथ तुम्हें भी परमानेंटली घर बैठना होगा। साथ में ये भी बताते हैं कि इलेक्शन सर पर है, अब मुझसे बार बार मिलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे फाइनल रिजल्ट के साथ मिलो। दूसरी ओर रत्ना के कोठे पर उसके अब तक वापस लौट न आने पर वहां के लीडर हमीना चाची गुस्सा हो रही होती है।
वहाँ खाना खा रहे पत्रकार अप्पा उसे बताते हैं कि कल मैंने उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाया था, पर तुम टेंशन मत लो, मैं उसको लेकर आऊँगा, ऐसा बताते हैं। शाम के वक्त वहाँ कोई गुंडे आते हैं, वो रत्ना को लेने के लिए आए होते हैं। तब हमीना उन्हें रत्ना जल्दी आ जाएगी ऐसा बोलकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद राव साहेब पलांडे के साथ चारू जहाँ सजा काट रहा होता है उस जेल में जाता है। चारू मोकाशी ये रोल इसी वेब सीरीज के डायरेक्टर अभिजीत पानसे इन्होंने निभाया है। वो अब जेल में एक शांत और धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसका मौन व्रत चल रहा होता है। वो राव साहेब के एक केस में हमें तुम्हारी मदद चाहिए इस बात को शुरुआत से ही टाल देता है, पर बाद में केस की अहमियत और राव साहेब का एक स्टेटमेंट जिसमें वो उसे मुझे गुरु दक्षिणा समझकर ये केस में काम करो ऐसा बोलने पर अपना मौन व्रत छोड़ के उस लड़की का क्या नाम बताया ऐसा बोलता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आयशा को बुर्खा पहनकर रत्ना उसे अपने अड्डे में ले जाती है। वहाँ के एक स्वामी नाम के लड़के के साथ मिलकर वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है और आयशा उसे ये तुम क्या कर रही हो ऐसा पूछ रही होती है और यही तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।